हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल के इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज़ें मैप के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा पूरा एक लक्ष्य होता है किस प्रकार से इस क्वेश्चन मैप को आपको समझाना। ठीक है, हम एक एक जिले को, एक एक स्थान को मैं इसी मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जब एक बार मैप आपको याद हो जाएगा, मैप दिमाग में आ जाएगा, तो किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप कर लेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं पार्ट 8। पार्ट 7 तक आप जो लोग नहीं देखे हैं, नीचे प्लेलिस्ट बना है उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से, पूरा देख लीजिए। आपको सब कुछ पूरी तरह से याद हो जाएगा, हमने इतनी बार हर एक चीज़ें बताया है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कहाँ पर ये बैठक बुलाई गई थी, ये पूछ रहा है। तो ये बैठक कहाँ पर, संपूर्ण भारत के, पूरे भारतवर्ष के जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी की बैठक बुलाई गई थी कानपुर में। याद रखेंगे कहाँ पर बुलाई गई थी, ये कानपुर में बुलाई गई थी। कानपुर में जब ये बैठक बुलाई गई थी तो इसी समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसको आप सब कहते हैं HRA। इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि जब इसका स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन से लोग थे, ये आपको बताना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो संस्थापक HRA के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन से थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं लिख देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, ये इनका नाम याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। दूसरा नाम किनका याद रखेंगे? दूसरा नाम याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। ये HRA की बस बात में कर रहा हूँ, HSRA अलग है, ये HRA पहले इसी की स्थापना हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये दूसरे सदस्य थे। तीसरे सदस्य कौन थे? जोगेश चंद्र चटर्जी। तो याद रखिएगा, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये तीसरे सदस्य। चौथे सदस्य कौन थे? चौथे सदस्य थे चंद्रशेखर आज़ाद। याद रखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये आपके 4th नंबर के सदस्य थे, ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब चारों लोग थे जो मिलकर क्या किए थे, मतलब संस्थापक बहुत लोग थे, लेकिन मेन संस्थापक सदस्यों में यही चारों लोग का नाम याद रखेंगे, और ये कानपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखेंगे कानपुर के बारे में। कानपुर के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो कानपुर में है, दालों का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? दालों का पूछा जाता है, तो ये कानपुर में है। ठीक है, दालों का रिसर्च सेंटर कानपुर में है। ठीक है, और जब दालों का याद रखिए तो यहाँ पर वाराणसी में सब्जियों का भी याद रख लीजिए। सब्जियों का रिसर्च सेंटर कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, तो ये दोनों साथ ही में याद करिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वपक्षीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो अभी हम चलते हैं, सब कुछ बताते हैं कब कब हुआ था भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो सर्वप्रथम अगर हम पूछे आपसे कि सर्वप्रथम कब हुआ था, तो सर्वप्रथम इलाहाबाद में हुआ था। ये चौथा कांग्रेस का अधिवेशन था, 4th नंबर का कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, इलाहाबाद में कब हुआ था? ये हुआ था 1888 में। अब जब ये 1888 में हुआ था, तो ये भी पूछ सकता है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। ठीक ठीक, जॉर्ज यूले बोला जाता है या जॉर्ज यूल बोला जाता है। ठीक, तो ये जॉर्ज यूल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे चौथे अधिवेशन के। ठीक है, अब देखिए चौथा अधिवेशन संपन्न हुआ, और अधिवेशन भी हुए थे। तो और कौन से अधिवेशन हुआ था यहाँ पर? तो जो सर्वप्रथम पूछे तो इलाहाबाद ये लगाइएगा, और 2 अधिवेशन हुआ था। एक हुआ था 1892 में, एक हुआ था 1900
10 में, ठीक है। 1892 और 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन यहीं हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था, ये याद रखिएगा। एक और अधिवेशन, अब देखिए इलाहाबाद में तो ये तो हो गया इतना, अब उत्तर प्रदेश के और जगह पे कौन कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 में वाराणसी में, 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे कब, 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था। लखनऊ का अधिवेशन देखते हैं, तो लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था, 1899 में हुआ था। 1916 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 वाला, और 1936 वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो 1899 में, 1916, 1936 में कानपुर में अधिवेशन, ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। कानपुर में कब अधिवेशन हुआ था, 1925 में हुआ था, जो पहली महिला सरोजिनी नायडू, भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था कानपुर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कानपुर वाला, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कब कब अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में 99 में, 16 में और 1936 में। यहाँ पर अब क्या थोड़ा सा याद रख लीजिए कि कौन कौन से अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि 1916 में कौन थे, 1916 वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1916 में मजूमदार थे, ठीक है, मजूमदार थे, ठीक है। अब 1899 वाला में भी अगर कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 1899 में रोमेश चंद्र दत्त थे, याद रखेंगे, रोमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है, 1899। 1936 वाले में जो 1936 का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1936 वाला। तो 1936 में जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये कौन थे, ये जो कब हुआ था, 1936 में हुआ था, ये लखनऊ में। तो लखनऊ में जो हुआ था 1899 में, इसमें कौन थे, रमेश चंद्र दत्त थे, और रोमेश चंद्र दत्त थे, और ये 1916 में मजूमदार थे, 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब 1988 में जॉर्ज यूल थे, और ठीक है, जो आपका कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में 4th सेशन हुआ था। 1892 में और 1910 की अगर हम बात करें, तो 1910 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कौन थे, तो 1910 में कौन थे, श्री, ठीक, तो श्री नहीं सर, ठीक। और ये कब की, 1910 की बात अगर करें तो 1910 में कौन थे, सर विलियम बेडर्न, ठीक है, सर विलियम बेडर्न, ठीक है। तो ये सब बेडर्न 1910 में सर विलियम बेडर्न थे, कौन से अधिवेशन में, 1910 के अधिवेशन में इलाहाबाद के। 1892 के अधिवेशन में कौन थे, इसमें बोमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखेंगे, बोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये देखिए एक बार में हमने कितना क्वेश्चन लगभग बता दिया है। 1892 बोमेश चंद्र बनर्जी। इलाहाबाद के 1905 के अधिवेशन में कौन थे, तो इलाहाबाद के 1905 के, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो लिखे उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भी अधिवेशन हुए थे मेरे रोड में, ठीक है। तो 1905 में कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये आपको याद ही हो गया होगा, इसमें हमने समय ज़्यादा लिया भले, लेकिन मैं सभी कुछ याद करवा दिया, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इतना आप अगर अधिवेशन याद रख लिए, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था, वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, ये निम्बार्क थे, याद रखेंगे, निम्बार्क थे वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा, कौन सा वह फ्रांसीसी यात्री था जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा, ठीक है। तो वो कौन था, थेनवार्ड था, मनुची था, टेरनियर था, या
वर्नियर था। तो ये कौन था? वर्नियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भारत का एथेंस वर्नियर ने कहा था। अब देखिए वर्नियर क्या था? एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। कौन था? फ्रांसीसी, ठीक है, वर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। ठीक है, फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था, जिसने क्या किया था? जो मुगल ये राजकुमार था, दारा सिकोह का चिकित्सक के रूप में भी काम किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कौन काम किया था? किसने किया था? ये वर्नियर ने ही किया था। ठीक है, तो ये वर्नियर ने, इन्होंने भारत का एथेंस कहा था काशी को। ठीक है, ये देखिए काशी यहाँ पर है। ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? काशी में। अगर सब्जी की बात करें कहाँ पर है? तो काशी में। और दाल कहाँ पे? कानपुर में। ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है। कौन? दाल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? और काशी में, मतलब वाराणसी में वेजिटेबल है। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं, ये भी इसमें देखते हैं। तो बुंदेलखंड में जालौन आता है, झांसी आता है, ललितपुर आता है, 3 ये याद रख लेंगे। हमीरपुर आता है, महोबा आता है, बांदा आता है और चित्रकूट आता है। तो ये 4 याद रखेंगे। तो 7 ज़िले जो होते हैं वो बुंदेलखंड में आते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन है इसीलिए ज़्यादा तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तब भी करते चलेंगे। चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। जयचंद्र की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ वो है? वो चंदावर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये चंदावर की भौगोलिक स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद। इटावा जनपद कहाँ पर है? ये एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, क्या इटावा मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं? तो आगरा भी शेयर करता है और इटावा भी शेयर करता है। हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे ये इटावा आगरा कहाँ शेयर करता है, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा आगरा भी देखिए यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है मध्य प्रदेश से, और इटावा भी मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था। अब ये पूछा जाता है कि ये हुआ कब था चंदावर का युद्ध? तो कब हुआ था? 1194 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो ये आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक ही स्थित है, कौन सा? ये हुलास है। अब पूछेंगे हुलास कहाँ पर है, तो आपको ये दिख रहा होगा सहारनपुर। सहारनपुर किससे बाउंड्री शेयर करता है? इधर देखिए हिमाचल प्रदेश से, इधर आपका उत्तराखंड से, इधर हरियाणा से। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सहारनपुर है। यहीं पर क्या है? हुलास, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्तर है, हुलास ही नहीं है, हुलास। ठीक है, ये यहीं पर है। ठीक है, सहारनपुर ज़िले में। अब पूछेंगे ये तो सहारनपुर का आपका हो गया। हुलास कहाँ पर है? यह सहारनपुर में है। रोपड़ कहाँ पर है? ठीक है, तो रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, याद रखेंगे रोपड़ पंजाब में है। बनावली कहाँ है? बनावली, जहाँ वन रहेंगे वहाँ हरियाली रहेगी, तो हरियाला हरियाणा। ठीक है, ऐसे याद कर लिए जहाँ वन रहेंगे वहाँ पर हरियाली रहेगी। ठीक है, तो वन से हरियाली से ऐसे याद रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई लोग बनवाली को राजस्थान भी लगा देते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो वहाँ पर बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में है। मांडा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अभी जल्दी हाल ही में पूछा गया था। ये मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में आपका क्या पड़ता है? मांडा पड़ता है। ठीक है, हुलास सहारनपुर में पड़ता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब एक स्थल हमारे यहाँ और है आलमगीरपुर। ठीक है, ये मेरठ में पड़ता आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? हुलास होगा, आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्रांतिकारी
काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो कौन सा एक क्रांतिकारी था जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो वो कौन थे क्रांतिकारी? वो खुदीराम बोस थे। ठीक है, याद रखेंगे ये खुदीराम बोस और ये इन सब का किससे संबंधित है? ये किंग्स फोर्स की गाड़ी पर बम फेंक दिए थे। ठीक है, ये ठीक है, तो वो उसी से संबंधित थे। कब फेंके थे? 30 अप्रैल 1908। इसी में क्या किए थे? दो लोग थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे और खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्स की गाड़ी पर बम फेंक दिए थे। और इसी में खुदीराम बोस को क्या किया गया था? फांसी दे दी गई थी। अप्रैल में ये सब फूके थे, मतलब फेंके थे बम, और 11 अगस्त 1908 में ही इनको फांसी दे दी गई थी। 18 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जेल में। ठीक है, मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई थी, खुदीराम बोस को। ठीक है, तो इनका याद रखेंगे, खुदीराम बोस का संबंध काकोरी ट्रेन कांड से नहीं था। ठीक है, ये किससे था? किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने दिए थे, उससे संबंध था इनका। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह। ठीक है, इनका संबंध काकोरी ट्रेन कांड से था। ठीक है, याद रखेंगे कौन से? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान। एक लोग और इम्पोर्टेंट नाम है, उनका नाम क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद भी। तो चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब किससे संबंधित थे? ये काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित थे। 1925 में ये हुआ था काकोरी ट्रेन कांड, इसी से संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र वो खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कितने उत्तर प्रदेश में स्थित थे? तो वर्तमान में जितने हैं 16 महाजनपद, उनमें कितने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद हैं। ठीक है, जितने भी 8 महाजनपद हैं। 16 तो पूरे देश में हैं, लेकिन 8 महाजनपद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद पड़ता है? तो पहले मैं यहाँ पर मैप में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, प्लीज़ मैनेज करिएगा, लेकिन आपको हर एक चीज़ें समझ में आएगी। अब देखते हैं, काशी की बात करते हैं। पहला हम महाजनपद देखेंगे काशी, सबसे इम्पोर्टेंट है ये काशी। ठीक है, तो काशी कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो काशी महाजनपद। तो पहला नंबर पे ये लिखिए काशी। ठीक है, पूरी हम चीज़ें बताएंगे कहाँ कौन से। एक वस्त्र, याद रखिए, वत्स। वत्स कहाँ पर पड़ता है? कौशाम्बी। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है, मतलब वत्स की राजधानी ही कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स की राजधानी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये इलाहाबाद के जो आसपास का क्षेत्र है, ये कौशाम्बी के जो क्षेत्र है, यहीं पर पड़ता है ये वस्त्र। ठीक है, तो ये दूसरा आपको, ये वत्स आया पहला काशी, दूसरा वत्स। तीसरा कौन सा? कौशल। कौशल कहाँ पे पड़ेगा? तो ये आपका अयोध्या, फैजाबाद, इसके आसपास ठीक पड़ता है। तो तीसरा हो जाएगा कौशल। ठीक है, कौशल, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, याद रखेंगे, अयोध्या फैजाबाद के आसपास इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, लेकिन कौशल कहाँ पड़ता था? फैजाबाद, अयोध्या के आसपास थी। ठीक है, अब देखते हैं मल्ल कहाँ पड़ता है। तो मल्ल कहाँ पड़ता है? कुशीनारा। ठीक है, तो कुशीनारा, इसकी राजधानी कुशीनारा थी। अगर मल्ल की राजधानी देखते हैं, इसकी राजधानी कुशीनारा थी, लेकिन यह कहाँ पड़ता है? तो देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे, ये देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। एक है चेदी। ठीक है, चेदी की राजधानी सुक्तमती थी। सुक्तमती, इसका मतलब एरिया कहाँ पड़ता है? तो ये बुंदेलखंड। कभी भी चेदी आ जाए तो चेदी राजवंश यहीं पर था, बुंदेलखंड में ही था। ठीक है, तो चेदी बुंदेलखंड एरिया में। कुरु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
ठीक है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये मेरठ हुआ आपका, ये देखिए चलते हैं मेरठ है, ये है आपका मेरठ हुआ, दिल्ली के आसपास का, थानेश्वर के, तो इसी साइड ये पड़ता है। कौन सा? कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये याद रखेंगे। सूर्यसेन, तो सूर्यसेन इसकी राजधानी कौन थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कौन थी? सूरसेन सातवां महाजनपद है, सूरसेन मथुरा है, तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है ये पड़ता है। ठीक है। लास्ट में पांचाल, ये कहाँ पर पड़ता है? ये बरेली के, तो इसको पांचात्र की राजधानी अहिछत्र थी। अब इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? तो इसकी वो अहिछत्र इसकी राजधानी है, और आसपास का क्षेत्र कौन सा है? बरेली है, ये बदायूं है, फर्रुखाबाद है। ठीक है, ये फर्रुखाबाद है। तो ये तीनों जो मतलब ये एरिया जो पड़ता है कौन से, इस ये पांचाल का एरिया पड़ता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। काशी की वाराणसी है, वाराणसी के आसपास। वश की राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है। तीसरा देखें, कोसल की राजधानी श्रावस्ती है, इसका कहाँ पर क्षेत्र पड़ता है? इसका क्षेत्र आपका ये फैजाबाद के आसपास पड़ता है। चौथा है मल्ल। मल्ल आपका कहाँ पर पड़ता है? ये देवरिया के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी कुशीनारा है मल्ल की। चेदी, चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती, शक्तिमती या सुक्तिमती, तो याद रखिएगा शक्तिमती। तो शक्तिमती इसका राजधानी ये इसके इसका ये एरिया कहाँ? बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, इसका राजधानी मेरठ दिल्ली के आसपास का एरिया है। ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, इसका जो मथुरा के आसपास का एरिया है यहाँ पर पड़ता है। एक पांचाल है, तो पांचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इस एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो इतना मतलब आप ये मत सोचिएगा हम क्वेश्चन कम कर रहे हैं, क्योंकि जितना मैं बताया यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आप ये मत जोड़िएगा कितना कितना क्वेश्चन कम कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत करेंगे, इसी में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन आ रहा। अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं। अभी हमने कुरु बताया है जो दिल्ली और मेरठ के आसपास था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। पांचाल, पांचाल की राजधानी अभी हमने अहिछत्र बताया था। पांचाल कहाँ था? ये बरेली हुआ, बदायूं हुआ, फर्रुखाबाद, ये सब के एरिया में पांचाल पड़ता है। ठीक है, ये देखिए हम हर चीज़ें मैप से दिखाएंगे ताकि आपको याद रहे। अब देखिए कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ये देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, लेकिन जो कौशल का एरिया पड़ता है वो फैजाबाद, जो आधुनिक अयोध्या है वो पहले भी अयोध्या ही था, तो ये अयोध्या। ठीक है, अयोध्या, यहाँ साकेत भी इधर ही सब पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका कौशल कहाँ पर पड़ेगा? ये इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी आपका दो राजधानी थी कौशल की, एक साकेत थी, एक श्रावस्ती भी थी। ठीक है, तो इसका सी का कौन सा हो जाएगा? साकेत हो जाएगा। ठीक है। वश की राजधानी कौन थी? वश की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत, वश, कौशाम्बी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? किसका था? नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अकबरपुर, वो फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। मकबरा कहाँ पर है? जो फैजाबाद है, यहीं। अब तो ये अयोध्या हो गया, यहीं पर स्थित है। देखिए आर ओ में मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जौनपुर का सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। ठीक है, कौन था? हुसैन शाह था। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो सरकी वंश है इसकी सरकी वंश की स्थापना किसने किया था? तो मलिक सरवर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर ने 1394 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो जौनपुर की स्थापना हुआ था ये
किस शासक ने करवाया था। देखिए एक दो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सरकी वंश का संस्थापक कौन था, तो मलिक सरवर था। ठीक है, अगर पूछे जौनपुर की, ये ज़्यादा पूछता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था। जौनपुर कहाँ है, ये देखिए आपका जौनपुर। ठीक है, यहाँ पर मऊ के पास ही पड़ेगा जौन, ये देखिए आजमगढ़ के पास ही जौनपुर है। यहाँ पर ये किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, ये जौनपुर। अब देखिए यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर जो शहर है इसकी स्थापना किसने किया था। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में किया था, ये भी याद रखेंगे, तो अपने चचेरे भाई एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। किसने किया था, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, ये याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक ने किया था। किसकी याद में किया था, किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर कौन आपका, ये तो इसका क्वेश्चन हुसैन शाह। तो यहीं देखिए 3-4 क्वेश्चन बता दिए कि जौनपुर शहर की स्थापना और किसकी याद में किया था। और ये सर के वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। फर्स्ट सरवर की स्थापना मलिक सरवर ने 1394 में किया था। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें और देख लीजिए, हो सकता है आपके पूछ ले कि ये पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन ऐसे बना है कि जो फिरोज शाह तुगलक ने ये किसकी जौनपुर शहर की स्थापना किया था, किसकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कभी भी कभी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं देता, कभी कभी जौना खां देता है। याद रखेंगे, जौना खां ये क्वेश्चन देता है कि किसकी याद में, तो वहाँ लिखा रहता है जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना किया था, जौनपुर की स्थापना किया था, इसीलिए उसका नाम जौनपुर पड़ा था, जौना खां की याद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जौना खां आया है तो तभी मैं बता दिया, नहीं तो हो सकता कि जौना खां आ जाए तो आप पता ही न चले, ये इसीलिए ठीक है बताया। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था। अब देखिए ये कानपुर का षड्यंत्र है क्या। ठीक है, देखिए ये कानपुर का जो षड्यंत्र है, ये मेन चीज़ जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे उनकी गतिविधियां थी। ठीक है, कुछ मतलब ये सरकार विरोधी गतिविधियां थी कम्युनिस्टों का। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो कम्युनिस्ट थे कहाँ से प्रभावित थे, ये रूसी की क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और ये जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था 17 मार्च 1924। तो पूछा जाता है कानपुर षड्यंत्र कब हुआ था, तो ये 17 मार्च 1924। यहाँ पर ये हिंसक मतलब बताया गया था कि ये जो कुछ लोग इकट्ठा हो रही हैं, ये हिंसक क्रांति द्वारा मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको वंचित करना चाहते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले कभी। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर कानपुर षड्यंत्र में मोहम्मद अहमद थे। ठीक है, मुजफ्फर, ये देखिए मुजफ्फर अहमद, ये तो थे ही, कौन थे नहीं थे, ये नलिनी गुप्ता भी थी, ये भी थी नलिनी गुप्ता, और शौकत उस्मानी भी थे। ठीक है, कौन थे, शौकत उस्मानी भी थे, लेकिन M.A. अंसारी नहीं थे, ये नहीं थे। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एक लोग और थे, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, S.A. डोंगे। ठीक है, S.A. डोंगे ये भी थे इसमें शामिल। मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता थे, M.A. अंसारी इसमें नहीं थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोग थे वो सब इस कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। करें हड़प्पा, एक थी मांडा, अभी हमने मांडा कहाँ पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में पढ़ा था। अब ये मांडी की बात करें, देखो मांडा मांडी में कंफ्यूज मत होइएगा, एक मांडा है, ये कहाँ पढ़ा था, जम्मू और कश्मीर में पढ़ा था, और एक हम पढ़ रहे हैं मांडी। ये मांडी कहाँ पर पड़ता है, तो ये मांडी कहाँ पर पड़ता है, ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से लगभग मांडी एक
15 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ मुजफ्फरपुर मुख्यालय है, वहाँ से 15 किलोमीटर, ये देखिए मुजफ्फरनगर, ये देखिए मुजफ्फरनगर, पुर नहीं है, ये मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है मांडी गांव। यहाँ पर एक नवीन हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो मांडी कहाँ पर है? ये मांडी ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मांडे तो यहाँ पढ़ लिए, मांडा जम्मू कश्मीर में पढ़ लिए, मेरठ में कौन सा पढ़ेंगे? मेरठ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। मतलब अगर ऐसे बताया जाए तो सबसे पूर्वी स्थल यही मेरठ वाला ही है। कौन सा इसका ये पूरा हड़प्पीय पूरा स्थल है? इसको आलमगीरपुर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, याद रखेंगे हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? हुलास, हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर में है, अभी हमने बताया था। हुलास कहाँ हड़प्पा स्थल कहाँ है? ये सहारनपुर में है। एक बड़गांव भी पूछा जाता है, बड़गांव कहाँ पर है? ये भी सहारनपुर में है। बड़गांव, बड़गांव हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? सहारनपुर में है। और ठीक है, तो ये सभी उत्तर प्रदेश के इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, तो ये मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? जो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था वो किस राज्य के विरुद्ध था? तो याद रखेंगे शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। कब हुआ था ये अभियान? 1545 ईस्वी में हुआ था इसमें। ठीक, इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे किसकी? बम गोला फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी इसी में। ठीक है, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है कन्नौज, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुमायूं के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी के, शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखें। इसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ था, हुमायूं हार गया था, इसको भागना पड़ा था। ठीक है, नदी उदी में कूद के ये भागा था। ठीक है, तो इसमें कौन सा विजय हुआ? शेर शाह सूरी 1540 में कन्नौज का जो युद्ध हुआ था। कन्नौज कहाँ पे है? ये यहाँ पर कन्नौज, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इत्र का व्यापार यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, इत्र। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कालिंजर अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, यहीं पर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए निम्नलिखित में कौन हड़प्पा पूर्वस्थलीय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो अभी हमने क्या पढ़ा बताया था कि मांडी कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये मुजफ्फरनगर में है मांडी। ठीक है, ये याद रखेंगे। हुलास हमने कहाँ पढ़ा था? सहारनपुर में। याद रखिएगा सहारनपुर में हमने हुलास पढ़ा था। आलमगीर कहाँ पढ़ा था? मेरठ में पढ़ा था। कहाँ पर? मेरठ में पढ़ा था। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर ये आलमगीरपुर है। ठीक है, ये तीनों आपके कहाँ पड़ जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ जाते हैं। अगर हम देसलपुर की बात करें तो देसलपुर कहाँ है? देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। याद रखिएगा कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है। ठीक है, कच्छ के रण में देसलपुर में गुजरात में, ये बी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सहारनपुर में क्या है? हुलास है। बड़गांव सहारनपुर में है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में कौन सा है? तो मुजफ्फरनगर में अभी हमने बताया मांडी है। मांडा जब बात करें मांडा, तो जब मांडा बात करें तो जम्मू और कश्मीर लगाइएगा। जब मांडी बात करें तो ये मुजफ्फर, दोनों अलग एक ही नाम से पढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग है। ठीक है, ये याद रखेंगे। मेरठ में आलमगीरपुर है। अब चलते हैं यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल के साथ कितने राज्य जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करता है? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत से उठाइएगा। ठीक है, जहाँ से
गोमती नदी निकल रही है पीलीभीत से, तो यहाँ से निकालिएगा गोमती नदी, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा यहीं तक जाएगा, ये तो मैं नेपाल से बॉर्डर जो है लखीमपुर खीरी, ठीक है, तो नदी खीरी, ठीक है, और यहाँ से नदी निकल ली, यहाँ से खीरी है, ठीक है। सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, यही है सबसे बड़ा जनपद, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है। बहराइच, ठीक है, कतरनिया घाट जो वन्य जीव अभयारण्य यहीं पड़ता है, तो ये बहराइच। फिर श्रावस्ती गौतम बुद्ध वाला, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से संबंध रखते हैं। सिद्धार्थ नगर, इसका मुख्यालय याद रखेंगे नवगढ़ और महाराजगंज। ये जो 7 जिले हैं ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो याद रखेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि नेपाल के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करता है। सीतापुर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी कहाँ पे है, सीतापुर में है सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी, ठीक है। अब जब एससी कम्युनिटी की बात आ जाए तो यहाँ पर अगर पूछा जाए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है, यहीं सोनभद्र में ही सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरह हमने बताई, ठीक है। देखिए कन्नौज पर मोहम्मद महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। जब कन्नौज पर मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया था, कब किया था, 1018 में किया था, 1018 ईस्वी में किया था। तो उस समय किसका शासन चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, ठीक, वो शासन चल रहा था। तो उस समय शासक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का, ये राज्यपाल था, ठीक है। कौन था, राज्यपाल था। ये क्या किया था, उसके मतलब इसी महमूद गंजमी के भय से छोड़कर मतलब ये जाके एक दुर्ग में छिप गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये राज्यपाल था उस समय का शासक। राज्यपाल को किसने हराया था, तो चंदेल शासक विद्याधर, ये विद्याधर है ना, ये चंदेल शासक था। ये राज्यपाल को पराजित किया था और समाप्ति कर दिया था। अगर पूछा जाए अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, क्योंकि ये राज्यपाल ये गुर्जर प्रतिहार शासक था, ये अंतिम ये कौन था शासक ये गुर्जर प्रतिहार, तो यशपाल, ठीक है, याद रखेंगे यशपाल अंतिम ये गुर्जर प्रतिहार शासक था, ठीक है। तो याद रखेंगे जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था उस समय वहाँ का शासक राज्यपाल था। कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो कन्नौज ये यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को उच्च शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। सिराजे हिंद किसको कहा जाता था, तो सिराजे हिंद किसको कहा जाता था, ये जौनपुर को। बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था पिछले पास्ट में ये था, ठीक है। तो कौन था, सिराजे हिंद किसको कहा जाता था, जौनपुर को कहा जाता था। जैसे शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। किसने, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, जौनपुर से ही प्राप्त की थी शिक्षा, ठीक है। यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध मकबरा था, उस मकबरे का नाम था बीबी राजा बेगम, याद रखिए बीबी राजा बेगम। तो बीबी राजा बेगम का जो मदरसा है जौनपुर, ये या जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, ठीक है, याद रखिएगा बीबी राजा बेगम का जो मकबरा है जौनपुर का प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। यहीं पर मतलब इसका निर्माण किसने करवाया था, महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था, ठीक है। तो महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने इसका निर्माण करवाया था। यही मदरसा सबसे बड़ा शिक्षा के केंद्र हुआ करता था उस समय। अब हम पीछे बताएं जौनपुर की स्थापना किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करवाया था जौना खां की याद में। जौना खां क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जौनपुर कहाँ है, ये देखिए जौनपुर से कौन सी नदी, गोमती नदी बहती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बने हैं। तो ये कब हुआ था? 1797 में। ठीक है, याद रखेंगे 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये कहना है राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो ये सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए। अभी हम पहले ही दूसरे ही क्वेश्चन में बताए थे बनारस का अधिवेशन कब हुआ था। तो ये बनारस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 21वां अधिवेशन था, 1905 में हुआ था। याद रखिएगा 1905 में। इसके मतलब अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए लखनऊ वाला कब हुआ था? तो ये लखनऊ वाला हुआ था 1916 वाला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कई दो हुआ था, 1936 में भी हुआ था, लेकिन 16 वाला बात कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो मजूमदार याद रखिएगा। ठीक है, मजूमदार, श्री अंबिका चरण मजूमदार इसके मतलब अध्यक्ष थे। कानपुर में कब हुआ था? तो 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी सरोजनी नायडू फर्स्ट भारतीय महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ पर लिख देते हैं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अब देखिए मेरठ में 1946 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मेरठ में 1946 में अधिवेशन हुआ था। ये किसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कौन अध्यक्ष थे, कब हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, इतना याद रखेंगे बस। ठीक है, मेरठ की बात करें यहाँ पर जे.बी. कृपलानी अध्यक्षता किए थे। कानपुर बात करें यहाँ पर सरोजनी नायडू। ठीक है, कानपुर तो यहाँ पर कौन किए थे? सरोजनी नायडू ने किया था। और कौन था? बनारस, तो बनारस में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखिए बनारस यहाँ पर है। ठीक है, और कौन सा? लखनऊ, लखनऊ 1936 में भी हुआ था यहाँ पर, और 1916 में हुआ था। दोनों ही इंपॉर्टेंट हो। 1936 वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 2021 में क्वेश्चन आया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंटी इससे अलग करके आगरा प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया गया है, अध्ययन कर दिया गया। ठीक है, तो ये किस वर्ष हुआ? तो ये कब हुआ? 1833 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1833 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंटी के अधीन कर दिया गया उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को। ठीक है, कब कर दिया गया? 1833 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूपी आरओ एआरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये भी आरओ एआरओ, देखिए कितने क्वेश्चन आरओ एआरओ 2021 में पूछे गए हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया था पूर्व मध्यकालीन शहर और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जोजाग भुक्ति याद रखेंगे। जोजाग भुक्ति अगर याद रखेंगे तो हमेशा बुंदेलखंड एरिया में ही याद रखेंगे। बुंदेलखंड, यार यहाँ देखिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। अब देखिए महोदय श्री कन्नौज याद रखेंगे। महोदय श्री क्या याद रखेंगे? कन्नौज याद रखेंगे। महोत्सव नगर महोबा याद रखेंगे। ठीक है, महोत्सव नगर महोबा याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका महोबा, ये बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है, इसको महोत्सव नगर कहते हैं। महोत्सव और नगर ये याद रखेंगे, महोबा को महोत्सव नगर कहते हैं। कोल या कोयल, ठीक है, यहाँ पर यहाँ एक आया था कोल या कोयल, ये आपका अलीगढ़ में पड़ता है। ठीक है, कोल या कोयल वर्तमान में अलीगढ़। ठीक है, कोल या कोयल, ऐसे क्वेश्चन इस बार हो सकता है सिर्फ अगर थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बनाए तो पूछ लेगा कि कोल या कोयल कहाँ पर, तो ये आपको अलीगढ़ बताना है। ठीक है, महोत्सव नगर महोबा बताना, महोदय श्री कन्नौज बनाना है, जोजाग भुक्ति कहाँ बनाना है? बुंदेलखंड। तो ये आप वीडियो जो देख रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
जहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है वहाँ सब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। महोदय श्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कन्नौज। चलते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहे आपके वीडियो लाने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए 2021 में कितने बार कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया था? किसने? राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। अब देखिए इसमें एक कहानी है। कहानी क्या है? बात करते हैं 1778 में। ये राजा चेत सिंह से वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर था, और वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? 1778 ईस्वी में राजा चेत सिंह से युद्ध कर मांग रहा था। कितना रुपया युद्ध कर मांग रहा था? 5 लाख रुपए युद्ध कर, जो कि बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांग रहा था। चेत सिंह ने क्या किया? रकम देने से मना कर दिया। राजा चेत सिंह ने रकम देने से मना कर दिया। इसी को मतलब इसी से रुद्ध होकर क्या किया? ये वारेन हेस्टिंग ने चेत सिंह को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। फिर जो चेत सिंह के जो सैनिक थे उन्होंने दुर्व्यवहार इसको समझा, और राजा चेत सिंह के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, लेकिन वारेन हेस्टिंग उसके पास अच्छी सेना थी, उसने इस मतलब विद्रोह को आसानी से दबा दिया। अब चेत सिंह के भतीजे की एंट्री होती है। उनके भतीजे का नाम था महीप नारायण। ठीक है, महीप नारायण इनके भतीजे का नाम था। इनकी एंट्री होती है और इन्होंने 5 लाख के बदले 40 लाख रुपए वार्षिक कर कंपनी को देना स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर दिया और इन्हीं को कंपनी ने राजा बना दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब पहले ऐसे ऐसे महान लोग होते थे। ठीक है, ये नहीं कि जाए वो अपने मतलब इनके भतीजे ही लगते थे ना, तो जाए इनका वो सहायता करें, तो ये नहीं, ये खुद ही राजा बन गए। राजा महीप नारायण। 40 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का हम मांग रहे थे, कहाँ अंग्रेजों को 40 लाख रुपये मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे घटनाएं पहले घटी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राजा चेत सिंह हुआ। थोड़ा कहानी इसलिए बता दिया कि ताकि आपको बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, इसको बताइए। तो ये कब दी गई थी फांसी उनको, और कहाँ दी गई थी? तो ये कहाँ पर दी गई थी? ये गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 में दी गई थी। अब देखिए काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ कब था, ये पूछा जाता है कई बार कि काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ कब था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। इसमें कौन कौन से लोग और शामिल थे? मतलब शामिल तो कई लोग थे। ठीक है, लेकिन किन किन को फांसी दी गई थी ये याद रखेंगे। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, और कौन से? राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। ठीक है, किसको? राजेंद्र लाहिड़ी, इनको भी फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां को भी फांसी दी गई थी, और रोशन सिंह को भी फांसी दी गई। तो राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और ये राम प्रसाद बिस्मिल, इन चारों लोग को फांसी दी गई थी। ठीक है, और ये काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मुख्यालय देख लेते हैं। जैसे हम पूछते हैं कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना पड़ता है। संत कबीर नगर का अगर मुख्यालय की बात करें तो ये खलीलाबाद में पड़ता है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में पड़ता है, और इधर आप जालौन का मुख्यालय देख लीजिए, उरई में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, जालौन का मुख्यालय उरई में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है
उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक ही अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था। एका बृहद आंदोलन, एका आंदोलन, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो एका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये अवध के जो पश्चिमी ज़िले हैं उसमें 1921 में, याद रखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1921 के अंत में, या कभी कभी आपको 1922 भी दे दिया जाता है, उसके प्रारंभ में, ठीक है। मदारी पासी और सहदेव ने इसका मतलब नेतृत्व किया था। किसने? मदारी पासी और सहदेव ने इसको चलाया था। किसने? सहदेव ने, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने एका आंदोलन को? मदारी पासी और सहदेव ने इसको चलाया था। कहाँ कहाँ चलाया था? हरदोई जिला हुआ, उत्तर पश्चिमी अवध क्षेत्र, ये सब चलाया था। तो ये जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने, इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? करें अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? लखनऊ 1936 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी पेपर में पूछ लिया गया था। जो अखिल भारतीय किसान सभा या किसी और क्वेश्चन में था, इसी से रिलेटेड था, किस मतलब महीने में हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ये किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। डेट ही याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1936 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद। और एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे। एन.जी. रंगा, ये याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद और एन.जी. रंगा इसके ये अध्यक्ष थे और ये महासचिव थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। कहाँ हुई थी? लखनऊ 1936 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? देखिए महासचिव इसीलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो किसको चुना गया था? एन.जी. रंगा को चुना गया था। किसको? एन.जी. रंगा को महासचिव के रूप में चुना गया था और अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था, ठीक है। अध्यक्ष रूप में स्वामी सहजानंद और एन.जी. रंगा को महासचिव के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है जिसमें जिसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है, तो इसमें कह रहे हैं कौन से सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से आपके सम्मिलित हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में जो इतिहास का संबंध देखा जाता है उसमें बुद्ध भी आपके सम्मिलित हैं, ठीक है, बुद्ध, राम भी हैं, ठीक है, अयोध्या राम से रिलेटेड है। नवाबों का साथ लखनऊ बोला जाता है, लेकिन महाराज शब्द यहाँ पर नहीं। महाराज शब्द ये दूसरे पश्चिम एरिया में, उधर क्या कहते हैं, राजस्थान ये और नीचे एरिया में, पूर्व एरिया, वहाँ पर पढ़ता था महाराज। यहाँ पर महाराज नहीं पढ़ता था, यहाँ राम पढ़ते, बुद्ध पढ़ते, नवाब पढ़ते थे। 1 2 3 आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अलग सी क्वेश्चन पूछ लिया था, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1856 ईस्वी में, कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है। तो कुशासन का आरोप लगाकर जो व्यापगत सिद्धांत था, किसका था? डलहौजी का। डलहौजी का जो व्यापगत सिद्धांत था उसी के तहत उत्तर प्रदेश को 1856 में क्या कर लिया गया? इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसको 1856 में कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो बताइए महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर? कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर देखते हैं, कुशीनगर ये है। इसका सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी
पडरौना में है। ठीक, वो सॉरी राजधानी मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय पडरौना में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो महर्षि वाल्मीकि स्थापक कहाँ पर? ये बिठूर में है। ठीक है, याद रखेंगे। कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बसा है एक बिठूर शहर। ठीक है, मतलब कस्बा टाइप है, वहीं पर ये स्थित है। बिठूर में ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। ठीक है, दूसरी बात याद रखेंगे, इसी बिठूर में झांसी की रानी कुछ साल तक यहाँ पर रही थी, बिठूर में। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है कुछ साल तक बिठूर में ही रही थी। ठीक है, इस बिठूर को ब्रह्मावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिए, ब्रह्मावर्त तीर्थ इसके रूप में भी जाना जाता था इस बिठूर को। इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। जिनको स्लो लगेगा प्लीज़ तेज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया था? तो ये कहाँ किया था? नैमिषारण्य में किया गया था। कहाँ पर? नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। कहाँ पर? सीतापुर जनपद में स्थित है। ठीक है, सीतापुर कहाँ पर है? सीतापुर देखिए यहाँ पर। हमने सीतापुर के बारे में एक चीज़ बताया है, सबसे ज़्यादा एसटी कम्युनिटी कहाँ रहती हैं? तो एससी कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी यहीं पर रहती है, सीतापुर में ही रहती हैं। इसी नैमिषारण्य के बारे में ये पूछा जाता है कि जो नैमिषारण्य है इसको इस 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी बोला जाता है। ठीक है, कितने? 88,000 ऋषियों की तपस्थली कौन सा बोला जाता है? नैमिषारण्य बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? अभी देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाया था। ये 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया नैमिषारण्य के बारे में, और नैमिषारण्य कहाँ पर है ये पूछा गया था। ठीक है, तो नैमिषारण्य कहाँ पर है? सीतापुर में है, सीतापुर जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत दिए है और स्थान दिए हैं। इनको आपको मिलाना है, कहाँ कौन सा स्मारक और स्थान स्थित है। तो 84 गुंबद कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो 84 गुंबद कहाँ पर है? जालौन। तो 84 गुंबद कहाँ? जालौन, ये याद रखेंगे। ये जालौन कहाँ पड़ेगा? ये देखिए जालौन। सबसे ज़्यादा जालौन के बारे में इसका मुख्यालय पूछा जाता है, कहाँ पर है? उरई में इसका मुख्यालय है जालौन का। अब पूछा जाता जा रहा है जामा मस्जिद कहाँ पर है? ठीक है, जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद कहाँ पर है? मुरादाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। तो ये देखिए मुरादाबाद यहाँ है, यहीं पर जामा मस्जिद कहीं पर है, लेकिन ये मुरादाबाद भी दिया है, मतलब कई जगह है, तो लेकिन मुरादाबाद में दिया, तो मुरादाबाद में जामा मस्जिद है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध स्तूप कहाँ जाएगा? कुशीनगर में जाएगा। ठीक है, कुशीनगर में जाएगा। ये कहाँ पर? ये देखिए कुशीनगर यहाँ पर है, ये कुशीनगर। इसका मुख्यालय पडरौना, याद रखिएगा। सिद्धार्थ नगर का नवगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कामदगिरी पर्वत, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट है, चित्रकूट जाइए, मतलब ये ऐसे पहाड़ बना है। ठीक है, पहाड़, और इसी के किनारे किनारे ये किनारे किनारे रोड है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये यहाँ पर दर्शन करेंगे, इसके बाद पूरा आपको क्या करेंगे, ये आप 5 किलोमीटर, शायद 5 किलोमीटर ही है, इस पहाड़ का चक्कर करेंगे। तो मैं भी कम से कम 2 या 3 बार मैं लगा चुका हूँ चक्कर। ठीक है, कामदगिरी भगवान का, भगवान शिव का रूप माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जाइए, काफ़ी अच्छा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कामदगिरी चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ कौशाम्बी है, कुशीनगर है, सारनाथ है, श्रावस्ती है। ठीक है, इसमें भी बताना है। तो कौशाम्बी में कौन सा है? घोषित राम मठ। ठीक है, याद रखेंगे, कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। तो कौशाम्बी देखते हैं कहाँ पर है। ये है कौशाम्बी, प्रतापगढ़ के पास कौशाम्बी है, यहाँ पर घोषित राम मठ है। ठीक है, क्या है? कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। अब देखिए कौन सा दूसरा दिया? कुशीनगर दिया था। कुशीनगर कहाँ पर है? एक मिनट, तो हम कहाँ चल रहे थे? कुशीनगर में चल रहे थे। कुशीनगर में धमेक स्तूप है। ठीक है, कौन सा स्तूप है? धमेक। तो याद रखिएगा कौशाम्बी में घोषित राम। ठीक है, कौशाम्बी घोषित राम, कुशीनगर में धमेक स्तूप। ठीक है, अब देखते हैं, वो सॉरी कुशीनगर में धमेक नहीं है, देखिए
याद एक मिनट सॉरी, कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। ठीक है, ठीक है। धामेक स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में पड़ता है। ठीक है, सॉरी ये गलती हुई, ये आप सुधार लीजिएगा। ये कौन सा? कुशीनगर में रामाभर स्तूप है और सारनाथ में धामेक स्तूप है। ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो कुशीनगर में रामाभर, सारनाथ में धामेक, श्रावस्ती में सहेत महेत। ठीक है, सहेत महेत स्तूप कहाँ पर है? श्रावस्ती। मेंस का पेपर में आया है, पूछ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, तो श्रावस्ती में सहेत महेत, सारनाथ में धामेक स्तूप, कुशीनगर में रामाभर स्तूप, कुशीनगर में रामाभर कई बार बता रहा हूँ। ठीक है, कुशीनगर में कौशाम्बी में घोषित राम मठ। ठीक है, कौशाम्बी में घोषित राम मठ स्थित है। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें आप मिला लीजिएगा कौन सा सही है आपका। तो कौशाम्बी ए का दूसरा कहीं पे है, ये देखिए यहाँ भी है, ये भी गए, से भी गए। कुशीनगर में तीसरा, बी का तीसरा, तो बी का तीसरा, ठीक है। सारनाथ में पहला हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। ठीक है, तो सारनाथ में सी का पहला, और ये हो गया श्रावस्ती चौथा, तो ये वाला सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या कर रहा है कौशाम्बी। ठीक है, ताकि आपको मैप में अगर रहे तो याद हो जाए। कौशाम्बी में कौन सा स्थित है? तो कौशाम्बी में आपका धामेक स्तूप स्थित है। ठीक है, तो कौशाम्बी कहाँ गया? यहाँ पर है कौशाम्बी, वो सॉरी कौशाम्बी में सब एक ही नाम से कंफ्यूज हो जाता है। कौशाम्बी में घोषित राम मठ स्थित है। मैं लिख देता हूँ घोषित राम मठ। ठीक है, कौशाम्बी घोषित राम मठ, देखिए। ठीक है, कौशाम्बी में घोषित राम मठ हो गया। कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। ठीक है, तो कुशीनगर में रामाभर स्तूप लिख दीजिए। कुशीनगर में ये है, कुशीनगर यहाँ पर लिख दीजिए रामाभर स्तूप, रामाभर स्तूप। ठीक है, तो रामाभर स्तूप कहाँ पर है? ये कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। सारनाथ में कौन सा है? तो सारनाथ आपका वाराणसी में पड़ता है। यहाँ पर कौन सा? धामेक स्तूप है, याद रखिएगा। धामेक स्तूप कहाँ पर पड़ता है? ये सारनाथ में पड़ता है धामेक स्तूप। ठीक है, इसके बाद आप श्रावस्ती चलते हैं। श्रावस्ती में कौन सा स्तूप पड़ता है? तो श्रावस्ती में सहेत महेत। ठीक है, सहेत महेत स्तूप कहाँ पर पड़ता है? ये श्रावस्ती में पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। बताने में कन्फ्यूजन होगा तो याद करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती, क्योंकि सब एक ही तरह से लगते हैं तो गलत होने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में अमीर खुसरो किस स्थल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का पहले वास्तविक नाम याद रखिएगा, अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, लिख देता हूँ अबुल हसन, इनका वास्तविक नाम पूछ रहा हूँ, अबुल हसन यामीनुद्दीन। ठीक है, यामुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, मोहम्मद इनका नाम था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। कासगंज याद रखिएगा, कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। कासगंज कहाँ है? देखिए कासगंज यहीं पर है, यहीं पर इनका पटियाली गांव है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी खड़ी बोली के मतलब पहला लोकप्रिय कवि अगर माना जाता, जो भी हम सब खड़ी बोली बोलते नहीं हैं, उसका अगर पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है तो इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनका एक और नाम बोला जाता है अमीर खुसरो का, तूतिए ए हिंद बोला जाता है। तूतिए ए हिंद, अमीर खुसरो को तूतिए ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यह अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान से संबंधित है? ये याद रखेंगे, ये पटियाली से संबंधित है, पटियाली याद। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नदी कहाँ पर है? तो ये कालपी नदी नगर ये यमुना के तट पर स्थित है। अब पूछेंगे यमुना कालपी तो पता चल गया, लेकिन किस जिले में स्थित है ये भी बताइए। तो जिले आप जालौन उरई पढ़ते हैं ना, यहीं पर स्थित है,
यमुना नदी के तट पर जालौन में स्थित है कालपी नगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कालपी नगर कहाँ पर है। ये कहाँ पर है, ये जालौन में स्थित है। अब जब यमुना की बात आ गई तो हमने पूछा था पहले कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर बहती है। जैसे गंगा नदी का आप पढ़े होंगे 28 ज़िलों से होकर बहती है, यमुना नदी 19 ज़िलों से होकर बहती है। कितने ज़िलों से, 19 ज़िलों से होकर बहती है, और प्रयागराज में गंगा से यह मिल जाती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कहाँ, मतलब मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ठीक है, ये गुप्तकालीन मंदिर है जो अभी भी अवशेष मिले हैं। ये ईंटों का बना यह मंदिर है। ठीक है, पहले मतलब ईंटें नहीं चलती थी तब, लेकिन तब भी ईंटों से ये बनाया गया है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन जीवंत नगर कौन सा है। ठीक है, ये पूछूं जीवंत नगर, जीवंत नगर ये कौन सा, तो वो कौन सा बताएंगे, ये वाराणसी बताएंगे। प्राचीन जीवंत नगर क्या बताएंगे, वाराणसी बताएंगे। गोरखपुर सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नदी के किनारे गोरखपुर है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पूछा जाता है। ठीक है, चित्रकूट बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन और ललितपुर। कल्पी आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। वाराणसी भगवान की शिव नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, भगवान की शिव नगरी के रूप में इसका मतलब बोला जाता है। और ये बोला जाता है सबसे प्राचीन जीवंत नगर कौन सा है, यही सबसे पुराना नगर भी अगर पूछा जाता है यही है सबसे पुराना नगर। ठीक है, तो याद रखेंगे, याद रखेंगे ये यहाँ की नहीं थी अहिल्याबाई, ये इंदौर की महारानी थी। 1780 ईस्वी में इन्होंने करवाया था, 1780 ईस्वी में इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं यूपी कांस्टेबल। तो कांस्टेबल का जो पेपर देने जा रहे होंगे बच्चे वो सब देख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था, ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। आगरा की मोती मस्जिद का नाम, तो चमकता हुआ मोती भी इसको कहते हैं, किसको, इसको। ठीक है, तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा करवाया। नेक्स्ट देखते हैं, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो फर्रुखाबाद में जो वो है मुगल घाट है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो जो इसमें ऑप्शन दिया है आपका, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। देखिए अगर हम फर्रुखाबाद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करवाया था, इसकी मतलब किया था, तो इसकी स्थापना मोहम्मद खान बंगस ने किया था। 1714 ईस्वी में मोहम्मद खान बंगस, ठीक है, मोहम्मद खान बंगस ने 1714 ईस्वी में फर्रुखाबाद की स्थापना किया था। ठीक है, अब इसका जो ये फर्रुखाबाद का नाम है मुग़ल बादशाह फ़ारूक सियार के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर, मुग़ल बादशाह फ़ारूक सियार। ठीक है, फ़ारूक सियार के नाम पर इसका नाम रखा गया था फर्रुखाबाद का। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ये किसी का नाम इसमें जुड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे आपका वाराणसी में गली गली में आपका भगवान शिव की वो मूर्ति रखी जाती है, वैसे यहाँ भी गली गली में आप देखेंगे भगवान शिव का शिवालय, जो उनका वो शिवालय बना है होता है वो रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक, नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोकीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई थी। बताइए ये कहाँ पाई गई थी, तो ये कहाँ पाई गई थी,
तो ये दुधही में पाई गई थी। अब पूछेंगे ये दुधही है कहाँ, तो दुधही उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में दुधही है। ठीक है, भगवान की मतलब नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलकृत प्रतिमा का निर्माण प्राप्त हुआ था यहाँ पर। लगभग कितनी थी, 35 फीट की ऊंचाई पर ही। तो नरसिंह कौन था, आप भगवान कौन थे, तो जो आप विष्णु पुराण देखे होंगे वहाँ पर जो हिरण्यकश्यप का वध किए थे वही नरसिंह भगवान थे। ठीक है, उनकी सबसे ऊंची मूर्ति दुधही में पाई गई। तब दुधही कहाँ है, ये ललितपुर में, यही है दुधही, यहीं पे पाई गई थी। कहाँ पर क्वेश्चन ये आया हुआ था, यूपीपीसीएस जे में क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में। तो ये याद रखिएगा, ऐसे ऐसे जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। ठीक है, वो सब सिंपल ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन का ज़माना अब थोड़ा सा चला गया है। ठीक है, तो प्लीज़ जहाँ भी पढ़िए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे ही पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, थोड़ा सा टफेस्ट चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि सिंपल चीज़ें सब कर लेंगे। टफ चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाएगी किसी भी पेपर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ललितपुर में है दुधई। ठीक है, यहीं पर नरसिंह भगवान की 35 फीट की ऊंची मूर्ति मिली है। ठीक है, नरसिंह भगवान कौन थे, हिरण्यकश्यप का वध यही किए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ललितपुर किसके लिए फेमस है, ये यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए और तांबे के लिए, यूरेनियम और तांबे के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि सबसे दक्षिण जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ललितपुर बताएंगे या सोनभद्र बताएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, किसका, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला अगर बलिया पूछेगा, बलिया है। और सबसे अगर पश्चिमी जिला तो ये शामली है। सबसे पूर्वी उत्तरी जिला क्या है, सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होता होगा, ललितपुर या सोनभद्र लगाएं तो सोनभद्र ही लगाइएगा, सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ मरे थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त किए, उपदेश दिए थे, यहाँ ज्ञान, तो ये क्या हुआ था कुशीनगर में, तो कुशीनगर में यहाँ पर महापरिनिर्वाण जिसको मोक्ष कहा जाता है, या मतलब बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण और मोक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण ये कहाँ पर हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका महापरिनिर्वाण मतलब यहाँ मरे थे। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट चलते हैं। कुशीनगर कहाँ है, ये देखिए कुशीनगर, यहाँ पर मुख्यालय पटरौना याद रखेंगे, संत कबीर नगर का खलीलाबाद याद रखेंगे, अंबेडकर नगर का अकबरपुर मुख्यालय याद रखेंगे, और जालौन का उरई याद रखेंगे। ठीक है, इटावा मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सोनभद्र से 4 राज्य शेयर करते हैं, एमपी शेयर करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कैसे याद करेंगे, सोनभद्र में 4 अक्षर पढ़ते हैं तो 4 राज्य शेयर करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। बरेली किस लिए फेमस है, तो बरेली दिया सलाई के लिए। ठीक है, दिया सलाई जो पूजा करते वक्त आपको काम आता है, दिया सलाई, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब पीलीभीत, गोमती नदी, फुल्लर झील, यहीं से फुल्लर झील है, यहीं से गोमती नदी पास हो निकलती है। ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कौन कौन से नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। बिहार से कौन कौन से शेयर करते हैं, ये सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया। ठीक है, गाजीपुर देखिए बिहार से शेयर कर रहा है, और ये कुशीनगर हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश से 11 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ भी बता दे रहा हूँ। देखिए आगरा हो गया, इटावा हो गया, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, आगरा हो गया, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया। ठीक है, बांदा हो गया, महोबा, बांदा, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिले हो गए। ठीक है, तो ये सब हल्के हल्के चीज़ें, हर चीज़ें याद रखा करिए ताकि आपको याद रहे। इसलिए मैं मैप हमेशा समझाता हूँ कि मैप से ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। ठीक है,
कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ हुआ क्या था कुशीनगर में, मतलब यहाँ है, तो अभी हमने क्या बताया था, कुशीनगर में क्या है, रामाभर स्तूप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामाभर स्तूप कहाँ पर है, ये कुशीनगर में है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं वही, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्तूप है, कौशाम्बी में कौन सा स्तूप है, तो यहाँ पर कौशाम्बी में है। यहाँ पर घोषित राम स्तूप, घोषित राम स्तूप कहाँ पर है, राम स्तूप, तो घोषित राम स्तूप कहाँ पर है, ये कौशाम्बी में है। कुशीनगर में कौन सा है, रामाभर। ठीक है, रामाभर स्तूप है। सारनाथ में वाराणसी के पास पड़ता है। यहाँ पर धमेक, ठीक है, धामेक स्तूप कहाँ पर है, यहीं पर है। श्रावस्ती में सहेत महेत, सहेत महेत, तो सहेत महेत कहाँ पर है, श्रावस्ती में। तो ये घोषित राम कौशाम्बी, कुशीनगर रामाभर, धामेक ये क्या कहते हैं सारनाथ, और ये श्रावस्ती में सहेत महेत, ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है, तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कह रहे हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लखनऊ में पूछा जाता है। चिकनकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, लखनऊ प्रसिद्ध है। याद रखेंगे क्या, लखनऊ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय बुद्ध के रुके थे कहाँ पर है, अभी हमने बताया था कि घोषित राम, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाएगा। घोषित राम कहाँ पर है, कौशाम्बी में है। ठीक है, कहाँ पर है, कौशाम्बी में घोषित राम। ठीक है, घोषित राम। ठीक है, अब देखिए कुशीनगर में कौन सा, रामाभर। ठीक है, रामाभर, हम इतनी बार लिख देंगे याद ही हो जाएगा। अब वाराणसी में यहाँ पर सारनाथ है, तो सारनाथ में कहाँ है, धमेक स्तूप। ठीक है, धमेक स्तूप कहाँ पर है, यहीं पर है धमेक स्तूप। तो श्रावस्ती में कौन सा है, सहेत महेत, सहेत महेत, ये मठ है, घोषित राम मठ है। ठीक है, ये स्तूप है, ये सब महेत, सहेत महेत यहाँ पर श्रावस्ती में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, कभी न कभी तो याद होगा आपको। ठीक है, तो ये घोषित राम मठ, ये कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, श्रावस्ती में सहेत महेत, सहेत महेत। राजगिरी कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है राजगिरी। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, करें, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के सारनाथ में, सारनाथ में धमेक स्तूप, धमेक स्तूप याद रखिएगा। ठीक, अब तो याद हुआ कि नहीं, चलते हैं नहीं देखते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है, मथुरा में। याद रखिएगा ये कहाँ पर है, मथुरा में निकाला। भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कहाँ पर स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है मथुरा। ये देखिए मथुरा। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश यही मथुरा में ही होती है। ठीक है, याद रखेंगे मथुरा किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के, गंगा मत लगाइएगा, यमुना नदी के किनारे बसा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण यहीं पर खेलते रहते थे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ही इनकी बॉल इधर उधर जाती थी, यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर देवरिया, ठीक है, ये देवरिया, और ये कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब कौन से ज़िले हैं, ये जो बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मतलब हम यहाँ से उधर शिफ्ट क्या हो गया। यहाँ कुछ बताने वाले थे, मुझे याद नहीं आ रहा था। अच्छा हाँ, देखिए याद आ गया, क्या याद रहा गया, यहाँ पर सबसे कम बारिश मथुरा में होती है, तो इस साइड सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में होती है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो गोरखपुर में। ठीक है, यही बताने वाला था, फिर मुझे दिमाग में आया, चलिए इसका यही बता देते हैं कौन कौन शेयर करता है। तो गोरखपुर में आपका राप्ती नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है। नेक्स्ट चलते हैं। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो सूफी संत बताइए, इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी, आपका आगरा के समीप ही पड़ता है, यहीं पर फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहीं पर क्या है, अकबर का पंचमहल है।
ठीक है। तो यहीं पर फतेहपुर सीकरी में अकबर का पंचमहल है, पंचमहल अकबर का। और क्या है, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, यहीं पर बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको सिंपल ही क्वेश्चन है, सूर्यसेन, ठीक है, सूर्यसेन, ठीक है, याद रखेंगे। मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूर्यसेन कहा जाता था। बदायूं हो गया, बरेली हो गया, ये पांचाल, ठीक है, ये पांचाल कहा जाता था, पांचाल। राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी, अहिछत्र इसकी राजधानी थी। अंग, यहीं पर अंग दिया ना, अंग, अंग कहाँ? ये चंपा, ठीक है, इसकी राजधानी अंग कहाँ है? बिहार में है, और इसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। और यहाँ मत्स्य, मत्स्य कहाँ पर है? ये ऐसा जनपद है जो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इसकी राजधानी विराट नगर है, ठीक है, विराट नगर इसकी राजधानी है, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1877 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो बताइए, ये इसके संपादक कौन थे? तो इसके जो हिंदुस्तान समाचार पत्र था, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कब प्रकाशित हुआ था? 1887 में, ठीक है। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? पदम, ये लगा रहे हैं, ये सी वाला, ठीक है, मदन मोहन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1861 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, ठीक है। इस कहाँ? प्रयाग ने। इन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यही किए थे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा गया था? तो अभी हमने क्या बताया था, आगे बताया था, चेदी किस जनपद को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का जो एरिया ये वाला पड़ता है, इसमें 7 जिले आते हैं, ठीक है, इसको चेदी कहा जाता है। बुंदेलखंड में 7 जिले कौन कौन से आते हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जिले आते हैं, ठीक है। तो चेदी इसी बुंदेलखंड के एरिया को कहा जाता था, ठीक है। तो अभी हम आगे बता दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सभी चीज़ बता देना चाहता था, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, लेकिन आगे बताया हूँ, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वही बताने का क्या फ़ायदा बार बार, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान का एक बृहद केंद्र की स्थापना की। तो बताइए, ये कहाँ पर की राजा हर्षवर्धन ने? ये कन्नौज में की थी, ठीक है। भद्र बिहार, बिहार क्या होता था? चैत्य होता है, एक बिहार होता है। कभी भी याद रखिएगा, चैत्य जो होता है ये पूजा जहाँ होता है, ठीक। आपके घर में एक पूजा वाला कमरा होगा ना, जहाँ पूजा होता है, वहाँ पूजा वाला, उसको चैत्य कहिए। और जो बिहार जो होता है, एक बिहार होता है, एक चैत्य होता है। तो चैत्य मतलब पूजा वाला स्थान, और बिहार वाला जहाँ आपका बेड लगा रहता है, ठीक है, रहने वाला, जहाँ पर आप सोते हैं, ठीक है, उसको बिहार कहते हैं। तो मतलब जहाँ पर रहते हैं वो बिहार कहलाता है, जो चैत्य जहाँ पूजा करते हैं उसको चैत्य कहते हैं। तो भद्र बिहार ये कन्नौज में किया था। तो बिहार जब आ जाए तो उसको रहने वाला लगाइए, चैत्य आ जाए तो पूजा वाला, ठीक है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, संग्रहालय में संरक्षित है। तो बताइए, ये किस संग्रहालय में संरक्षित है? सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। कहाँ पर? सारनाथ के, सारनाथ के संग कांस्टेबल में आया हुआ। देखिए, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी यहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया। तो बताइए, वर्ष 1921 में यहाँ से अपनी राजधानी कहाँ से? लखनऊ स्थापित किया। तो ये इलाहाबाद से, याद रखेंगे, इलाहाबाद से 1921 में कहाँ से? यहाँ से 21 से ये लखनऊ स्थापित कर दिया गया। कहाँ पर? लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहले कहाँ था? 1921 पहले ये इलाहाबाद थी, अब कहाँ पर हो गया? लखनऊ हो गया, ठीक है। जुडिशियल राजधानी अभी अगर देखें, न्यायिक राजधानी, तो अभी न्यायिक राजधानी इलाहाबाद ही है आपकी, ठीक है। और उसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है? खंडपीठ मतलब ये भी पूछा गया है
कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है, तो वो लखनऊ में है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बर्डन हो रहा था, तो इसलिए एक खंडपीठ यहाँ पर स्थापित कर दिए ताकि जल्दी से मुकदमों का निपटारा हो सके। ठीक है, तो ये कहाँ पर, इलाहाबाद। और लोगों को मतलब जैसे कुछ लोग बहुत दूर के हैं, पश्चिम के एरिया के, तो इलाहाबाद जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, तो अपना सॉर्ट आउट लखनऊ में ही कर सकते थे क्योंकि उसका खंडपीठ यहीं पे भी है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश जिले में है। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार के से थी, तो बताइए। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, महामाया। याद रखें, इनकी माँ का नाम महामाया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, इनकी माँ का नाम क्या था, महामाया था। वो दो देवदाह राज्य के कोलिय वंश से संबंधित थी। किस वंश से, कोलिय वंश से संबंधित है, ये याद रखेंगे। कौन से, कोलिय वंश से संबंधित थे। अब देखिए, देवदाह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर है, ये बस्ती जिले में। बस्ती कहाँ पर है आपका, ये देखिए बस्ती। ठीक है, बस्ती जिले में है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ वर्तमान में, बस्ती जिले में है, तो याद रखेंगे यहाँ आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो है, तो बताइए। अभी हमने बताया था ब्रह्मवर्त, तो ब्रह्मवर्त जब आ जाए तो वो कहाँ पे आपका जाएगा, बिठूर में। ठीक है, याद रखेंगे, बिठूर में। रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका भी कुछ समय यहाँ पर बिठूर में बीता था। ठीक है, तो वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। कहाँ पर है ये, ये कानपुर के पास पड़ता है। ठीक है, ये सॉरी कानपुर के पास। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, हाँ ये वाला। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश से डैश डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ठीक है, तो ये मतलब किस नाम से, बनारस अखबार नाम से पहला हिंदी समाचार पत्र। ठीक है, ये बनारस अखबार। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में है। तो भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में स्थित है। फर्रुखाबाद देखते हैं कहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपको फर्रुखाबाद पड़ता है। तो यहीं पर क्या किए थे, अर्जुन ने शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो फर्रुखाबाद यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। जैसे सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, एटा जिले में हुआ था। किस जिले में, एटा जिले में, पटियाली नाम हुआ था, कासगंज। ठीक है, यह है आपका कासगंज, यहीं पर पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अभी हमने इनको बता दिए हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में ये पूछा ये जाता है कि 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था, तो 8 सुल्तानों का शासन, 8 सुल्तानों का शासन, तो 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था, इन्होंने ही देखा था। देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो वो लखनऊ है, नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कि बताइए किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, पारसी धर्म के अनुयायी। अब देखिए कौन कौन से हैं सबसे ज़्यादा। हिंदू की आबादी अगर हम देखते हैं, मतलब हिंदू की कितनी परसेंट आबादी है, 79.73% उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार। मुस्लिम की अगर आबादी हम देखते हैं, 19.26% है मुस्लिम की। सिख की आबादी कितनी है, सिख की आबादी तो 0.32% सिख की आबादी है। ईसाई की आबादी कितनी है, तो ईसाई की आबादी 0.18% है, ईसाई की आबादी। जैन की आबादी कितनी है, तो जैन की आबादी 0.11% है, जैन की आबादी। बौद्ध की आबादी कितनी है, बौद्ध की आबादी 0.10%
अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा किसका ज़्यादा है किसका कम है। और अन्य का अगर देखते हैं तो अन्य का 0.01%, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम, ये तो आपको पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता सिख, याद रखिएगा 0.32 सिख दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ईसाई आ जाएंगे, चौथे पे जैन आ जाएंगे, जैन के बाद बौद्ध, सबसे लास्ट में आपको बौद्ध। तो इसी में पूछ सकता है यही ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम नहीं देगा, सिख देगा, ईसाई देगा, जैन देगा, बौद्ध देगा देगा इसी में पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सिख का है, फिर ईसाई का, फिर जैन का, बौद्ध लास्ट में लगाइएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पारसी को। तो मैं कैसे याद करता हूँ, देखिए आप भी ऐसे याद करिए। जैसे क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था वो जैन था, लेकिन मेरे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो बौद्ध धर्म फॉलो करता था। मैं जैन और बौद्ध धर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे याद करिए कि आपका कोई एक दोस्त है कि उसका मतलब वो मान लीजिए जैन है, तो जैन उत्तर प्रदेश में मान लीजिए है, क्योंकि आपने ऐसा कम ही देखा होगा कि कोई ऐसा आपका दोस्त हो वो बौद्ध धर्म रखता हो, ठीक है। तो जैन तो बहुत दोस्त हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जैन हैं, बौद्ध उससे कम है। उत्तर प्रदेश में जैन है, बौद्ध कम है, ठीक है। तो नहीं तो इसमें आप कन्फ्यूज होंगे कि जैन ज़्यादा है कि बौद्ध है। उत्तर प्रदेश में जैन ज़्यादा है, बौद्ध कम है, ठीक है। ईसाई सिख तो ये तो सिख तो आगे ही एकदम, इसके बाद सिख ईसाई ही आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको जैन बौद्ध में अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों में निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। तो अवध पर शासन करते हुए नवाब की उपाधि अपनाई गई थी, ठीक है। इनके द्वारा सब नवाबों का शहर लखनऊ को बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में बड़ा छोटा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है। तो ये ब्रह्मावर्त, जिसको बिठूर कहा जाता है, ठीक है। बिठूर कहाँ पड़ता है, कानपुर के पास पड़ता है, तो ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा के आ रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था। शेर ए बलिया, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेर ए बलिया को किस मतलब कौन बोला जाता था। तो चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1942 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। क्या किए थे इन्होंने, ये 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थाई सरकार का नेतृत्व किए थे। मतलब जो अस्थाई सरकार इन्होंने बनाया था, कहाँ पर, बलिया में बनाया था। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई सरकार कहाँ बनाया गया था। तो ये बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बलिया के बारे में ये याद रखिएगा। इसी बलिया वो सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, पश्चिमी जिला सबसे ये शामली है, ठीक है। और सबसे उत्तरी जिला आपका ये सहारनपुर है। नेक्स्ट देखते हैं अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया। तो उनका नाम क्या है, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो इन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे को नवाब घोषित करके खुद मोर्चा संभाला था, ठीक है। इनके अल्पवयस्क बेटे का नाम था, क्या था, बेटे बिरजिस बेटे बिरजिस नाम था, बेटे बिरजिस कादिर, ठीक है। याद रखें, इनका नाम भी याद रखेंगे, पूछ सकता है, पूछा भी गया है कई बार। तो इन्होंने बेटे बिरजिस कादिर का नाम मतलब नवाब घोषित करके क्या किए थे, खुद वो संभाल लिया था मोर्चा 1857 में, ठीक है। तो याद रखिए मोहम्मद बेगम हजरत महल। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म हुआ था। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, योगानंद गिरी। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था, बताइए। 1857 में कानपुर का नेता कौन था, तो ये 1857 नाना साहब थे, ठीक है। 1857 के कानपुर का नेता कौन था, नाना साहब थे, ठीक है। अब बताइए जगदीश सिंह कहाँ के थे, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। ये
बिहार से, ठीक है, तो याद रखेंगे बिहार पटना, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बिहार से ही थे कुंवर जगदीश सिंह, ठीक है। और क्या याद रखेंगे यहाँ पर, ये तात्या टोपे, ठीक है, तो तात्या टोपे ये भी कानपुर से ही लड़े थे, मतलब इनके सेनापति थे नाना साहब के, ठीक है। अब लखनऊ से कौन थे, ये बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, ठीक है। नाना साहब तो कानपुर हम बता ही दिए थे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो कानपुर का नेता कौन था, नाना साहब थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इखलास खान का, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में, बदायूं में स्थित है। इखलास खान का मकबरा कहाँ, उत्तर प्रदेश के बदायूं में है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने का संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। इखलास खान का रोजा या मकबरा कहाँ पर है, बदायूं में स्थित है। बदायूं कहाँ, ये देखिए बदायूं, ठीक है, यहाँ पर ही स्थित है बदायूं। हमेशा मैप में देखा करिए कौन सा ज़िला किस साइड पड़ता है, बीच में है कि पश्चिम में है कि पूरब में या दक्षिण में है, तो या ऐसे अगर पढ़ेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर बनाएगा वहाँ पर तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सारनाथ का पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है। तो बताइए वह किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है, वाराणसी, ठीक है। धमेक स्तूप अभी हमने पढ़ा था कि धमेक स्तूप कहाँ पर है, वाराणसी में है, ठीक है। रानाभर स्तूप कहाँ पर है, ये कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, ठीक है। सहेत महेत वाला बताए थे कहाँ पर, श्रावस्ती में, ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, किस वर्ष से उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश को किस वर्ष से उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया, तो याद रखिएगा ये 1950 से 24 जनवरी, याद रखिएगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश को 24 उत्तर प्रदेश दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया था इसका नाम, ठीक है। क्या 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को इसका एक विभाजन भी हो गया, जो उत्तराखंड के रूप में एक अलग राज्य बना दिया गया। यहाँ पर भी पहले आपका ये जो आपका दिख रहा है ये भी उत्तर प्रदेश का ही पूरा भाग था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को इसका क्या किया गया, विभाजन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बना दिया गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। 24 जनवरी 1950। अब देखिए बस इतना ही क्वेश्चन था, लास्ट ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं भी पूछे गए थे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अगर आप पेपर देने जाइए इस वीडियो को 1 से 2 स्पीड में देख लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है आ जाए, ठीक है। इससे बाहर आ जाएगा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहीं से आपके बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन आए हुए आएंगे, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश इतिहास से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपसे यही उम्मीद रहती है। बस तब तक अगला वीडियो आपका होगा संस्कृत नृत्य मेले उत्सव से संबंधित, ठीक है। तो हम उस वहाँ पर बताएंगे कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं, ये सबसे, ठीक है। तो जल्दी ही आएगा वो वीडियो। तो अब तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।